नमस्कारम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं मार्तंड कुमार संस्कृत मार्तंड इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्वर संधि और व्यंजन संधि की विस्तृत चर्चा करने के उपरांत अब हम आप सबके समक्ष विसर्ग संधि को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यह जो विसर्ग संधि है यह कई भागों में विभक्त है, जिसमें से विसर्ग संधि में सबसे पहली संधि सत्व संधि है और इस सत्व संधि को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि की दो संधियां आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहली संधि है आपकी सत्व और दूसरी जो संधि होगी वो होगी ऋत्व। अब विसर्ग संधि के बारे में आप जानते हैं कि यदि विसर्ग का योग किसी स्वर या व्यंजन से होता है, यदि विसर्ग का योग किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो स्वर या व्यंजन का ही निर्माण होता है। उसी क्रम में विसर्ग संधि की जो ये पहली संधि है ये सत्व संधि है, और जो सत्व संधि का सूत्र आपका प्रवृत्त हुआ वो क्या है? विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। यह सूत्र क्या करता है कि विसर्जनीय सह जो पदांत विसर्ग होता है, यानी पूर्व पद के अंत में आने वाला जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। कौन सा सा हो जाता है? दंत सा हो जाता है, ऐसा सूत्र में लिखा गया है। तो अब इसकी परिभाषा जानेंगे और अच्छे से परिभाषा जानेंगे कि यदि विसर्ग के आगे यानी विसर्ग के बाद दूसरे पद में आने वाला कोई खर प्रत्याहार का वर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है? यदि विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण प्राप्त होता है तो क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। कौन सा सा हो जाता है? दंत सा हो जाता है। लेकिन एक नियम जो प्रायः विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है तो उसके बारे में ये जानते रहें, और यहाँ हमने नोट करके इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है। और ये स्पष्टीकरण इसलिए है ताकि आपको परीक्षा में जब प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वहाँ आपको किसी प्रकार की चिंता न हो, इसलिए नोट करके हमने यहाँ पर इसे दिखाया है कि यदि विसर्ग के बाद चा छा आए, क्या आए? यदि विसर्ग के बाद क्या मिलता हो आपको? च छा आए तो विसर्ग के स्थान पर सा, विसर्ग को सा तब भी होगा, लेकिन क्या होगा? ये जो विसर्ग के स्थान पर आने वाला सा है यह सा स्तोष चुनाश्चुह सूत्र से, किस सूत्र से? स्तोष चुनाश्चुह सूत्र से दंत सा को किस में बदल देगा? तालव्य सा में बदल देगा। क्या कर देगा कि दंत सा को किस में बदल देगा? तालव्य सा में बदल देगा। अब चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेंगे कि विसर्ग संधि में पहली संधि आती है सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र विसर्जनीय से सा है, और यह सूत्र इस बात का दिग्दर्शन करता है कि यदि विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण प्राप्त होता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। परंतु क्या होता है? तो इसलिए नोट करके लिखा गया कि यदि विसर्ग के बाद चा छा प्राप्त होता है तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले सा को, यानी विसर्ग के स्थान पर जो दंत सा प्राप्त हो रहा था उस दंत सा को स्तोष चुनाश्चुह इस सूत्र से तालव्य सा हो जाता है। अब कैसे हो जाता है इसको पहले देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि पहले जो ये पहला बिंदु हमने आपको बताया है ये वाला 1 नंबर कि विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार का वर्ण प्राप्त होगा तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा।
इसका सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका उदाहरण देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब एक एक बात आप देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा। क्या होगा देखिएगा कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका नमस्ते। जब आप कहीं जाते हैं तो किसी का अभिवादन कैसे करते हैं, नमस्ते, नमस्ते ना, माने तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक प्रकरण में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। और ये आप देख लीजिए 2019 टीटी में भी आया था। तो नमस्ते ये शब्द है। अब इस नमस्ते को आप अलग करेंगे तो पहला पद आपका जो बनता है वो बन गया नमः और दूसरा पद बन गया आपका ते। तो आप ये देख रहे हैं कि नमः में यहाँ पर विसर्ग है और ते में ता है। तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है। क्या आ रहा है, ता आ रहा है, यानी चाछा नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सीधी तरीके से ये जान लीजिए कि विसर्जनीय से सह सूत्र कहता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, सा हो गया। और जब विसर्ग के स्थान पर सा हो गया तो ये क्या बन गया आपका इस तरह से रूप बन जाएगा कि नमस्धन ते। का बन जाएगा, नमस्धन ते। और जब इसे आप मिला देंगे तब ये बन जाएगा पूरा पूरा क्या, नमस्ते। क्या बन जाएगा, नमस्ते। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। न नमः स्तुते नमस्कार किया जाता है। तो नमः धन ते से मिलकर बना नमस्ते। नमः के अंत में मिल रहा है विसर्ग और विसर्ग को विसर्जनीय से सह सूत्र से सा आदेश हो गया तो ये बन गया आपका नमस्ते। अब देखिए दूसरा उदाहरण, जो यहाँ का प्रसिद्ध उदाहरण दूसरा उदाहरण है, उस दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं और इस संधि का दूसरा जो प्रमुख उदाहरण है उसे हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चलिए, तो दूसरा उदाहरण आ गया आपका इतस्ततः। क्या उदाहरण आ गया आपका, दूसरा उदाहरण आ गया इतस्ततः। और जब इसे अलग करेंगे तो ये बन जाएगा इतः धन ततः। इतः ततः का मतलब हुआ इधर उधर। कहते हैं लोग ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सीधी बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। नहीं, जब आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो कुछ बहाना बताते हैं ना, बहाना बताते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास देख रहे थे, लेकिन वहाँ ऑनलाइन क्लास की जगह आप जो है फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे थे। तो जब बुजुर्ग लोग जान जाते हैं तो क्या कहते हैं, इधर उधर की बात ना करो। वही आ गया क्या, इतस्ततः। इतः ततः, यहाँ वहाँ, इधर उधर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इतः यानी पहले पद के अंत में क्या आया, विसर्ग आया। अब इस पद के अंत में विसर्ग जब आ रहा है तो सूत्र कौन सा लग गया, विसर्जनीय से सह। और विसर्जनीय से सह सूत्र लगने पर विसर्ग की जगह पर का हो गया, सा हो गया। का हो गया, सा हो गया। अब ये सा कैसा है, तो दंत सा है। इसमें क्या है, हलंत है। तो जब हलंत है तो इसका उच्चारण आधा होगा, इसलिए क्या बन गया आपका, ये जब मिला दिया तो क्या बन गया, इतस्ततः। क्या बन गया, इतस्ततः। समझ में आया। चलिए, अब ये इतः ततः से इतस्ततः बन गया, ये उदाहरण तो आपने देख लिया। अब जो दूसरा हमने आप लोगों को नोट में लिखाया है, जो नोट में
काया है कि यदि विसर्ग के बाद चाछा आए, क्या आए, देख रहे हैं ना, कि यदि विसर्ग के बाद चाछा आए तो विसर्ग के स्थान पर सा, यानी विसर्ग के स्थान पर सा जो विसर्जनीय से सा सूत्र से प्राप्त हो रहा है, उस सा को फिर क्या हो जाएगा, स्तोष चुनाश्चो सूत्र से तालव्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, इसका भी एक उदाहरण जब तक हम प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक आपको बात स्पष्ट नहीं होगी। तो चलिए एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया आप लोगों के समक्ष, और वो क्या है, निश्चलम। देखिए आपका उदाहरण आ गया निश्चलम, ध्यान दीजिएगा। अब ये निश्चलम आपका उदाहरण आ गया। जब आप इसे अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसे आपने अलग कर दिया तो हो गया निहधन चलम। क्या बन गया, निहधन चलम, जो चलने में असमर्थ है। अब निहधन चलम हुआ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, विसर्ग, और विसर्ग को विसर्जनीय से सा सूत्र से क्या हो गया, दंत सा। विसर्जनीय से सा सूत्र लगा और विसर्ग की जगह पर क्या कर दिया, सा कर दिया। लेकिन जो दूसरा पद है चलम, इस चलम पद में कहे पहले का मिला चा, पहले का मिला चा। तो ध्यान दीजिए कि यदि विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग के स्थान पर सा तथा सा को स्तोष चुनाश्चो सूत्र से शा यानी तालव्य सा हो जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निह धन चलम हमारा विच्छेद प्राप्त हुआ। निह में ना के आगे विसर्ग है और विसर्जनीय से सा सूत्र से विसर्ग की जगह पर सा आदेश हुआ, लेकिन चलम में चा प्राप्त होने के कारण इस दंत सा का परिवर्तन किसमें हो गया, तालव्य सा में हो गया। तो विसर्ग से दंत सा बना और स्तोष चुनाश्चो सूत्र लग गया तो दंत सा किसमें परिवर्तित हो गया, तालव्य सा में परिवर्तित हो गया। तब ये रूप बन गया आपका का और निश्चलम। का बन गया, निश्चलम। बोलो बना कि नहीं बना, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आपका निश्चलम बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम अगला उदाहरण, एक और उदाहरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि जो परीक्षा के लिए परमोपयोगी उदाहरण है वो उदाहरण आपको मिल जाए। भाई आटा न गूंथना पड़े और उसके बाद पूड़ी भी मिल जाए तो ये जान लो बहुत ही अच्छी बात है न। चलिए, तो इसलिए अगला उदाहरण हमने आप लोगों के समक्ष रखा निश्चयः। क्या है, निश्चयः। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है निश्चयः, ठीक है ना। निश्चय करना, किसी भी बात के लिए निश्चय करना। आपने ये निश्चय कर लिया कि हमें सुपर टीटी निकालना है, आपने ये निश्चय कर लिया कि हमें टीटी निकालना है, तो उसके लिए चाहे हमको 6 घंटा पढ़ना पड़े और चाहे 8 घंटा पढ़ना पड़े और चाहे 10 घंटा पढ़ना पड़े, तो पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपने निश्चय कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, निश्चय शब्द प्राप्त हुआ, इसे आपने अलग किया तो पहला पद बन गया निह और दूसरा पद बन गया चया, निह धन चया। अब ये बन गया। अब देखें कि यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ विसर्ग, तो तुरंत आपने सूत्र लगा दिया विसर्जनीय से सह और विसर्ग की जगह पर का हो गया भैया, सा। लेकिन ये सा कैसा है, दंत सा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चय हमें चा आ रहा है, तो अब अगला सूत्र कौन लग गया, स्तोष चुनाश्चु, और इस दंत सा की जगह पर क्या हो गया, तालव्य सा हो गया। तो ये बन गया आपका क्या, निश्चयः। क्या बन गया, निश्चयः। बोलो बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। चलिए, तो ये निश्चय बन गया। इसी तरह रामश्चलति बन जाएगा, इस तरह से रामश्चिनोति बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें बनती जाएंगी। सिर्फ आपको यही बात ध्यान देना है। एक बार फिर से पूरी बात देखेंगे
कि विसर्ग संधि है और पहली संधि सत्व है। इसका सूत्र है विसर्जनीय से सह, और यह सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण प्राप्त होता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। परंतु एक नोट आया, वो क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा तो होता है, लेकिन उस दंत सा का परिवर्तन स्तोष चुनाश्चो सूत्र से तालव्य सा के रूप में हो जाता है। कैसे? जैसे निश्चय यह शब्द है, इसका जब हमने विच्छेद किया तो ये निह धनचय के रूप में विभक्त हुआ। निह में पूर्व पद के अंत में विसर्ग प्राप्त हुआ तो विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर दंत सा प्राप्त हुआ, परंतु दंत सा के बाद चय में चा मिलने के कारण स्तोष चुनाश्चो सूत्र से दंत सा को तालव्य सा में परिवर्तित होकर निश्चय रूप सिद्ध होता है। बात समझ में आई ना? चलिए, तो ये विसर्ग संधि की भैया, विसर्ग संधि की पहली संधि सत्व संधि आप लोगों के समक्ष हमने व्याख्यायित किया। अब विसर्ग संधि की ही अगली संधि की ओर प्रवृत्त होते हैं, और जिस अगली संधि को हमने पढ़ाने के पहले ही, शुरू करने के पहले ही आप लोगों को बताया था कि आज हम आप लोगों को इस विसर्ग संधि में दो संधियां पढ़ाएंगे। तो पहली संधि हो गई आपकी सत्व संधि, और जो दूसरी संधि होगी, ये संधि कौन सी होगी? तो ये दूसरी संधि आ गई आपकी रुत्व संधि। कौन सी संधि आ गई? तो पहली संधि का नाम पड़ा सत्व संधि और दूसरी संधि का नाम क्या पड़ गया? रुत्व संधि। अब ये रुत्व संधि का सूत्र क्या है? तो बड़ा सुंदर सूत्र है इसका, और इस सूत्र का नाम पड़ गया सस जो सो रुहु। क्या आ गया? सस जो सो रुहु। क्या सूत्र आ गया? बड़ा सुंदर सूत्र है ना। तो दूसरा आ गया सस जो सो रुहु। अब इसको हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसके बारे में बड़ा सुंदर तरीके से हम आप लोगों के समक्ष लिख देते हैं। पूरी बात लिखेंगे। पूरी बात ये हुई कि विसर्ग के स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, विसर्ग के स्थान पर प्राप्त होने वाले, विसर्ग के स्थान पर प्राप्त होने वाले सा, विसर्ग के स्थान पर प्राप्त होने वाले सा के स्थान पर, सा के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? रू आदेश हो जाता है। तथा रू के, किसके? रू के उकार का, रू के उकार का लोप हो जाता है। रू के उकार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तथा र शेष बचता है। र शेष बचता है। अब इसको एक बार आराम से समझिए, अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ पर जो उदाहरण सिद्ध होगा वो दो सूत्रों के द्वारा सिद्ध होगा, क्योंकि विसर्ज संधि जो है, जैसे आपने स्वर संधि पढ़ा तो वहाँ पर का सवर्ण दीर्घा लगा पूर्ण हो गया, एचो अयवायावह लगा पूर्ण हो गया, इको यणच लगा पूर्ण हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो विसर्ग संधि है, ये एक ऐसी संधि है कि इसमें क्रम से सारे सूत्र लगते हैं, यानी संधि के जितने सूत्र हैं वो लगभग सूत्र उसमें लगते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले संधि में, यानी विसर्ग संधि का जो पहला संधि सत्व संधि, अभी थोड़ी ही देर पहले आपने पढ़ा, उसमें पहला सूत्र आया विसर्जनीय से साह, यानी विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अब ये दूसरी संधि आई रुत्व संधि, और रुत्व संधि का सूत्र क्या हुआ आपका कि सस जो सो रुहु,
सूत्र क्या आया? सस जो सो रुहु। अब ये सूत्र क्या कहता है, बहुत प्यार से समझिएगा बेटा, 5 मिनट यहीं ध्यान दीजिएगा, संधि हमेशा के लिए आपकी क्लियर हो जाएगी। यहां पर बात हमने ये लिखा कि विसर्ग के स्थान पर प्राप्त होने वाले सा, यानी विसर्जनीय से सा सूत्र से क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर का प्राप्त होता है? सा। तो विसर्ग के स्थान पर प्राप्त होने वाले सा के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। का हो जाता है? यानी जहां पर आपने देखा कि विसर्जनीय से सा में धन के पहले अगर विसर्ग आता था तो इसी विसर्ग की जगह पर का हो जाता था? सा हो जाता था। अब हमने क्या कहा कि विसर्ग के स्थान पर प्राप्त होने वाले सा के स्थान पर रु हो जाता है, यानी ये जो पहले पद के अंत में विसर्ग मिल रहा था, इस विसर्ग का विसर्जनीय से सा सूत्र से सा में परिवर्तित हो जाता था। और जब ये ससजुसो रु सूत्र आया तो इसने क्या कहा कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले सा के स्थान पर का हो जाएगा? रु हो जाएगा। का हो जाएगा? रु हो जाएगा। हो गया? अच्छा, अब क्या हुआ? तथा, अब इतने पे बात खत्म नहीं हुई, आगे भी बात है, उसको जानना जरूरी है। तो कहा गया कि रू के उकार का लोप हो जाता है। का हो जाता है? रू के उकार का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर आया सा और सा के स्थान पर का हो गया? रू। तो रू में आप देख रहे हैं कि ये ऊ की मात्रा है, और जब इस ऊ की मात्रा का लोप हो गया तो अब ये क्या बचा? रा। क्या बचा? रा। तो यानी कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? रा। समझ में आ रही ना बात? विसर्ग के स्थान पर प्राप्त होने वाले सा के स्थान पर रू आदेश हो जाता है तथा रू के उकार का लोप हो जाता है और रा शेष बचता है। बात समझ में आया? तो इस संधि में 2 सूत्र लगा। सबसे पहले जब पहले पद के अंत में विसर्ग प्राप्त हुआ तो धन के पहले देखिए विसर्ग है और विसर्जनीय से सा सूत्र लगा तो विसर्ग को सा कर दिया। फिर दूसरा सूत्र आया ससजुसो रुह, इसने सा की जगह रू कर दिया और रू के ऊ का लोप हो गया तो क्या बच गया? रा बच गया। क्या बच गया? रा बच गया। अब ये स्थिति आपको समझ में आई? चलिए, जब आपको ये स्थिति समझ में आ गई तो अब हम इसका उदाहरण हल करेंगे, और जब हम इसका उदाहरण हल करेंगे तो बात आपके समक्ष पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगी। कैसे स्पष्ट होगी? एक एक बात को हम बताते चल रहे हैं। अब जो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है इसे हम हल करते हैं। जैसे आ गया आपका सबसे पहला उदाहरण आ गया पितुराज्ञा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पितुराज्ञा, सॉरी क्या लिखना है हमें? पितुराज्ञा। बहुत आसानी से समझिएगा। पितुः माने पिता, पितुः माने पिता, पिता पितरौ पितरः, पितृ शब्द है और पितृ शब्द का रूप चलता है पिता पितरौ पितरः। ठीक है ना? पिता तो आकाश से भी बड़ा होता है और पिता की वंदना और पिता की पूजा तो हमें करना ही चाहिए। तो अगर यहाँ पर सर्वप्रथम पिता की आज्ञा की बात हो तो समझ लीजिए ये वीडियो और कल्याणप्रद हो जाएगा। पितुराज्ञा। अब जब हम इसे अलग करेंगे तो ये पहला पद बन गया पितुः, पहला पद बन गया आपका पितुः और दूसरा पद बन गया आज्ञा। पितुः धन आज्ञा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पितुः में आपको विसर्ग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पितुः में पूर्व पद के अंत पे क्या मिल रहा है आपको? विसर्ग मिल रहा है। तो अब पहले सूत्र कौन लगाएंगे बेटा, जल्दी से बताइए? विसर्जनीयस्य साह। क्या लगाएंगे? विसर्जनीयस्य साह। बात समझ में आया कि नहीं आया? और अब देखिए यहां पर विसर्ग है तो विसर्ग की जगह पर क्या हुआ? सा। विसर्ग की जगह पर क्या हुआ? सा।
अब अगला सूत्र लगा दीजिए, सस जो सो रुह, तो इस सा की जगह पर क्या हो गया, रू, और रू के ऊ का हो गया लोप, तो का बच गया, रा, का बच गया, रा। अब ये रूप कैसा बन गया देखिए, तो ये बन गया क्या, पितुर, क्या बन गया, पितुर धन आज्ञा। क्या बन गया बेटा, पितुर धन आज्ञा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रा में हलंत है और यहाँ पर आज्ञा में क्या है, बड़ा आ, तो बड़ा आ रा में मिल गया, तो ये क्या बन गया, पितुराज्ञा। क्या बन गया, पितुराज्ञा। बन गया कि नहीं बन गया। एक उदाहरण आपको हम और बताते हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं और वो उदाहरण आपके लिए परीक्षा में परमोपयोगी होगा। जैसे उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है निर्धनम। क्या पूछा जाता है बेटा, निर्धनम। तो देखिए निर्धनम कैसे बना है, इसे हम आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। जैसे निर्धनम बनेगा वैसे निर्जनम भी बनेगा, तो निर्धनम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझिएगा। अब ये उदाहरण आ गया आपका क्या, निर्धनम। इसे अलग करेंगे तो पहला पद आपका बन गया निह और दूसरा पद बन गया काव भैया धनम। तो ये बन गया निह धन धनम, यानी बिना धन के। अब निह में क्या मिल रहा है, विसर्ग, तो सूत्र कौन लगाएंगे, विसर्जनीय से साह, तो विसर्ग के स्थान पर का हो गया, सा। दूसरा सूत्र कौन लगाएंगे, सस जो सो रुह, तो सा के स्थान पर का हो गया, रू, और रू के ऊ का हो गया, लोप। तो जब ऊ का लोप हो गया तो का बचा, रा। का बचा, रा बचा। अब ध्यान दीजिए, ये इस तरह हुआ कि निर्धन धनम। का बन गया भैया, निर्धन धनम। अब ये रा में हलंत है, तो रा में हलंत है तो ये आधा है, और जब आधा है तो इसका रेफत तो हो गया, यानी ये ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया आपका, निर्धनम। का बन गया महाराज, निर्धनम। इसी तरह से अगर आप चाहें तो का बना सकते हैं, निर्जनम। का बन गया, निर्जनम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। चलिए, तो ये आपका विसर्ग संधि का रुत्व संधि हुआ और सत्व संधि हुआ। ये दो संधियों को हमने आपको पढ़ा दिया। अब अगली वीडियो जो विसर्ग संधि की होगी, उसमें बची हुई विसर्ग संधि को सारा का सारा मैं विसर्ग संधि आप लोगों को पढ़ा दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। ज्ञान की गंगा बढ़ाते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।